हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि भी अच्छे हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। देखिए, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने सैटरडे को अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजा था और ये जो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है वो एक्सेप्ट हो गया। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली। ये खुशी मुझे तभी मिली, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मिली। आप लोग अगर इतना सपोर्ट प्यार ना करते तो ये जो है चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता, और ये 2 महीने के अंदर अंदर हो गया। इससे बहुत ही ज़्यादा मुझे तो मोटिवेशन मिला है और आप लोगों के लिए पढ़ाने का जो मेरा जज्बा है वो बढ़ा है। उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आप लोग इसी प्यार को जो है लगातार बनाए रखेंगे। देखिए, इसी खुशी के चलते मैं आपके लिए गिफ्ट के तौर पर एक सेट लाया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट है 2024 के लिए। ऐसे इसमें क्वेश्चंस हैं जो कि 2024 में आ ही जाएंगे, ये मान के चलो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने अभी तक नहीं किए होंगे। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको आज बताने वाला हूँ 2020 का सेट 7 NB। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव तो सरल है, खैर वो आप कर लोगे। ठीक है, इसके जो विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न हैं जो हमारे 2, 4, 6 नंबर वाले, ये थोड़े कठिन है, बड़े हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। और मैं बता दूँगा कोई क्वेश्चन कौन सा आएगा, और वही क्वेश्चन आएगा, देख लेना 2024 में। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको आए वो आप स्किप करके आगे से अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पूरी की पूरी वीडियो देखिए, इसमें देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हम जो पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। और याद रखिएगा 2024 बोर्ड एग्जाम में अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए एक क्वेश्चन आएगा, √3 नहीं आएगा, √5 आएगा। देख लेना, 2024 बोर्ड एग्जाम में आएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। जैसे √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं, वैसे ही √5 को करेंगे। यहाँ पर 3 है, वहाँ पर 5 है, इतना ही अंतर है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, अगर कभी भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता तो क्या करते हैं बताओ। सबसे पहले परिमेय संख्या माननी पड़ती है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले परिमेय संख्या माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि माना √3 एक, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, मैंने इसे एक परिमेय संख्या मान लिया। अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो ये a/b के रूप की होगी, यानी कि इसके बराबर होगी। अंश और हर में होगी, क्योंकि आप जानते हैं परिमेय संख्या अंश और हर में होती है, बटे में होती है, इसलिए इसके बराबर होगी। और a और b क्या है, जहाँ a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है। देखिए भाई, ये जो पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसके बटे में कुछ नहीं तो बन की a से गुणा होगी तो a आएगा, और इसकी इधर करा देंगे तो √3 भी हो जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण अपनी पहली मान लेते हैं। और यहाँ पर देखिए बराबर के इधर √ की संख्या मिल गई है, तो इसको हटाने के लिए दोनों ओर वर्ग करना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर √ की संख्या दोनों ओर किधर भी हो, किसी भी साइड हो, तो आपको वर्ग करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों ओर वर्ग करने पर, ये वर्ग क्यों करते हैं, √ को हटाने के लिए। तो दोनों ओर वर्ग करने पर करने इधर भी जो है वर्ग करना है। वर्ग करने का मतलब होता है स्क्वायर लगाना, और √3 भी है, इधर भी जो है वर्ग कर दो, वर्ग का मतलब स्क्वायर लगा दो। ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा a² बराबर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, और b के ऊपर स्क्वायर पहले से ही है। तो यहाँ से आपने देखा कि जो a², देखो ये 3 क्या है, गुणा में है, तो इधर बटे में आ जाएगा, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे कह सकते हो कि a² जो है वो 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। विभाजित का मतलब भाग हो जाएगा, विभाजित है, इसलिए a भी 3 से विभाजित होगा, a भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। समझिए बात को। यहाँ पर मैंने कहा कि देखो गुणा में था, बटे में आ गया, कहने का मतलब a² 3 से विभाजित है, इसलिए a भी 3 से विभाजित होगा। समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 का स्क्वायर 4 से विभाजित है, क्योंकि 4 चौके 16 और ये 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित है तो केवल 4 भी 2 से विभाजित होना चाहिए। देखो ये हो गया। तो इसी तरीके से मैंने बताया है कि अगर a² 3 से विभाजित है तो केवल a भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ अपनी तरफ से थोड़ा और, अब b को भी दिखाना पड़ेगा इसी तरीके से। तो a है, देखो यहाँ पर a, और यहाँ से 3 में b की जगह पर k मान लेता हूँ। तो माना कि a बराबर 3 के है। ठीक है, ये मैंने मान लिया। ये a क्या है, जहाँ k क्या है, k कोई पूर्णांक है, k कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई पूर्णांक है, क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो यहाँ से समीकरण फर्स्ट से अगर आप देखें तो इसका मान रख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट से देखो, समीकरण फर्स्ट में a बराबर √3 भी दिया गया है, तो यहाँ पर मैं है जो है यहाँ पर √3 भी लिख दूंगा a के स्थान पर, और इधर अपने पास 3 के है। अब देखो फिर से इधर जो है आप देखें तो लेफ्ट साइड में √ की संख्या आ गई। अब इसको हटाने के लिए दोनों ओर वर्ग करना पड़ेगा, तो लिख दो यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर,
ठीक है, वर्ग करने पर। तो इधर भी वर्ग करना है, √3 भी इधर भी वर्ग करना, वर्ग करने का मतलब स्क्वायर लगाना, और 3 के ऊपर भी 3 के है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दो। देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो केवल 3 बचेगा, और बी के ऊपर जो है ऑलरेडी स्क्वायर है हमारा, 3 3 9 और ये के स्क्वायर। तो यहाँ से आप काट सकते हैं, तो 3 3 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो हमारे पास इतना आ गया, देखो 3 गुणा में तो इधर आएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें, देखो गुणा में है ना, ये बट्टे में इधर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बी स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित है, ऊपर जैसे लिखा वैसे ही यहाँ पर टिक टू वैसे ही लिख दो, विभाजित है, ठीक है। इसलिए बी भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर समझने वाली बात आई है, यहाँ पर बात को समझो। देखो यहाँ पर ए भी 3 से विभाजित है और बी भी 3 से विभाजित है। इसका मतलब ये है कि दोनों में जो कॉमन, जो दोनों में कॉमन चीज़ है वो 3 है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिख दो कि चूंकि ए व वी का अभाज्य लिखो, या फिर कह सकते हो तुम कि उभयनिष्ठ कह दो, ठीक है। अभाज्य रहने तो उभयनिष्ठ कह दो। उभयनिष्ठ का मतलब ये हो जाता है कि दोनों और जो चीज़ हो उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। तो ए और बी का उभयनिष्ठ जो है गुणनखंड जो है वो कितना है, 3 है, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप ए और बी का HCF अगर आप निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि इनका HCF 1 आना चाहिए था। HCF जो है किसका, ए और बी का जो है 1 के बराबर नहीं है। इसलिए देखो आप जानते हैं अपरिमेय संख्याओं का HCF 1 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर नहीं आया है। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कह दो कि भैया इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको लाइन लास्ट में लिख देनी है कि अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि भैया इसका HCF 1 नहीं आया, ठीक है। इसका HCF 1 आना चाहिए था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा अपरिमेय संख्याओं का HCF 1 होता है, इसका 1 नहीं आया, 3 आया, इसलिए एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। देखो √3 नहीं आएगा, √5 आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 3 किया है, वहाँ पर आपको 5 कर देना है, ठीक है। बाकी मेथड बिल्कुल प्रोसेस यही है, ठीक है। चलो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। 2022 और 23 के ऑलरेडी हमने सेट करा दिए हैं, प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में। चलो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है उसे देखिए। कह रहा है कि एक रेखा YH तथा X अक्ष को क्रमशः P और Q बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब काटती है। यदि 2, -5 PQ का मध्य बिंदु है तो P और Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखिए। इसको हम डायग्राम से समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ऐसे ही नहीं। देखो यहाँ पर खा है ना, देखो एक हमारे पास क्या है, एक X अक्ष है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाला X अक्ष है हमारा, ठीक है, ये X अक्ष है, और ये वाला जो मैंने बना दिया यहाँ पर, ये बना दिया मैंने YH। तो एक रेखा जो है इस X अक्ष और YH को काटती है P और Q पर। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक रेखा हमारी है कुछ इस टाइप से, ये वाली रेखा है। इसने देखो इस YH को जो है, देखो ये YH पर काटा और X अक्ष को यहाँ पर काटा। ये X अक्ष है तो इसको यहाँ पर काटा, तो X अक्ष पर काटा, ठीक है। ये मान लेता हूँ P बिंदु X अक्ष पर काटा, और यहाँ पर जो काटा ये Q बिंदु पर काटा, ठीक है। तो और P और Q का जो बताया गया है कि 2, -5 PQ का मध्य बिंदु है। तो 2, 5 देखो P और Q, इसका मध्य बिंदु कौन है, इसका मध्य बिंदु है 2, -5, ये मध्य बिंदु है। इसे मान लेता हूँ O है ये, ठीक है, ये मध्य बिंदु है। तो हमें P और Q के निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है। समझ गए इस बात को। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप देखो इसको करेंगे कैसे, उस चीज़ को समझो। यहाँ पर क्या है, P है, P, ठीक है। और P कौन से अक्ष पर है, ये X अक्ष पर है। तो X अक्ष पर जो होता है बाई निर्देशांक 0 होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो हमारा बनेगा वो बनेगा X, 0, क्योंकि बाई होगा 0 होगा, क्योंकि X अक्ष पर है। और YH है, YH है तो YH पर कौन सा बिंदु होगा, YH पर आपको पता है X जो है वो 0 होगा और बाई हमारा बाई ही रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे बनेंगे बिंदु, ठीक है। तो P बिंदु क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया, और Q हमारा ये आ गया, ठीक है। तो इसलिए देखो चूँकि यहाँ पर मान लो कि माना P के निर्देशांक, मैं मान लेता हूँ जो है P के जो निर्देशांक हैं वो हमारे क्या है, X, 0 है, तथा और Q के भी मैंने मान लेता हूँ मैं, Q के निर्देशांक मैंने मान लिए 0, Y हैं, ठीक है। इस तरीके से हैं, ठीक है। ये मैंने चीज़ मान ली है। हमें ये P
और क्यू, ये जो एक्स और वाई के मान हमको निकालने। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर ये बीच वाला जो बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये एक्स और वाई में होता है। एक्चुअली बताऊँ तो मैं आपको, तो ये एक्स और वाई में होता है। ये x1 है, y1 है, x2 y2। यहाँ पर समझो बात को, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप इसको x1 मान सकते हैं और इसको y1 मान सकते हैं, आपकी मर्जी, आप किसी को भी मान सकते हैं। लेकिन ये पहला वाला जो होता है वो x1 होता है और दूसरा वाला y होता है, ठीक है, xy। तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। और ये बीच वाला जो आपको दिख रहा है ये x है और ये y है। देखो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु बोला गया तो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, चूंकि ऐसे करो, चूंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, अच्छा, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आपको पता है सूत्र क्या होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक? क्योंकि मध्य बिंदु की बात करेंगे तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का x बराबर फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2, ठीक है। और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। ये फार्मूले जो है हमारे होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के। देखो यहाँ पर x जो मध्य बिंदु है वो x में हमको दिया गया है 2, ठीक है। और x1 कितना है हमारे पास, x है, और x2 हमारे पास 0 है, और ये 2, और ये को y बराबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सेम करते बिल्कुल होगा। देखो y का मान में नहीं रखा है, यहाँ पर गलती थोड़ी हो गई है। देखो y जो है हमारे पास -5 है, क्योंकि मध्य बिंदु है ना, -5 है। और ये हमारे पास y1, देखो y1 कितना है हमारे पास, y1 0 है, और जो y2 है वो हमारे पास y है। इस तरीके से जो हमें करना है। अब देखो यहाँ पर इसके बटे कुछ तो 1, ऐसे करो तो 2/1 बराबर x में 0 जोड़ोगे तो x आएगा, और x की 1 से कराओगे तो x बराबर आ जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। तो x के हमारे पास जो है आंसर आ गए हैं। चलो यहाँ पर अब इसी प्रकार से हम y के निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो y में 0 जोड़ोगे तो y आएगा, नीचे 2, y के बटे कुछ तो 1, y की 1 से गुणा कराएंगे तो y आएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो हमारे आंसर आ गए हैं। तो लिख दो यहाँ पर अतः p के निर्देशांक देखो हमने p के निर्देशांक क्या माने थे, हमने p के निर्देशांक जो है माने थे x, 0, ठीक है। तो x, 0 हमारे पास आ गया है। देखो x का मान यहाँ पर रख दो केवल, बस हो गया। तो ये p हमारे पास आ गया, p बिंदु ये आ गया। अब q के देख लो, q के निर्देशांक हमने 0, y माने थे, और y का मान मैंने निकाल लिया है, और y जो आया मेरे पास -10 आया है, यहाँ पर -10 है। तो ये हमारे पास जो है आंसर आएगा 0, -10, ये -10 है, ठीक है। समझ गए इस क्वेश्चन को? इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। बाकी इसमें कुछ वो खास था नहीं, और इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये जो है प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक थैले में एक लाल गेंद है तथा एक काली गेंद, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है, तथा सभी गेंद एक ही साइज की हैं। एक थैला है, उसमें 3 गेंदें हमारी हैं, एक लाल है, एक नीली है, एक पीली है, और तीनों जो है एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके यदि उसमें से एक गेंद यांत्राक्षय निकालती है, बिना देखे उसमें से एक गेंद जो है निकाल लेती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी। इसमें 3 क्वेश्चन जो है हमारे हैं, और तीनों के उत्तर हमको निकालने हैं। देखो सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक थैला है, ठीक है, एक थैला होगा, और इस थैले में क्या है, हमारी कुछ गेंदें हैं। एक जो 3 गेंदें हैं, एक्चुअली बताऊँ तो मैं आपको 3 गेंदें हमारी ये, ठीक है, 3 गेंदें हैं। एक नीली गेंद है, और एक जो है लाल गेंद है, एक लाल गेंद है, और एक जो है पीली गेंद है। ये वाली पीली मान लो, सफ़ेद जो आप देख रही है ये पीली मान लो। तो यहाँ पर हमें 3 गेंदें हैं, और कृतिका जो है इसमें हाथ डाल के एक गेंद निकाल लेती है। अब एक गेंद निकालती है, वो पता नहीं कौन सी गेंद है। तो इसमें हमारे क्या है, देखो यहाँ पर जो पहला इसमें क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पीली होगी, ठीक है, क्या होगी, पीली होगी। तो इसकी क्या प्रायिकता है, पीली होने की प्रायिकता हमको निकालनी है, पीली गेंद होने की प्रायिकता। तो देखो प्रायिकता निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखो प्रायिकता का फार्मूला याद रखिएगा, प्रायिकता निकालने का फार्मूला होता है संभव परिणाम। देखो किसी भी घटना की अगर आपको प्रायिकता निकालनी है तो फार्मूला आपको लगाना है संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। ये फार्मूला आपको याद ही होगा, ठीक है। तो देखो हमको क्या निकालना है, हमें पीली गेंद की निकालनी, पीली गेंद होने की प्रायिकता निकालनी है। तो देखो संभव परिणाम वे होते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया पीली गेंद होने की प्रायिकता, तो बताओ इसमें पीली गेंद कौन सी है, एक ही तो पीली गेंद है, तो संभव परिणाम 1 हो जाएगा बटा कुल परिणाम। कुल कितनी गेंदें हैं, 1 2 3, तो ये हमारा आंसर होगा, ये, ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलो अगला देख लीजिए, जो बी है वो कहा गया लाल होगी। तो लाल होने की प्रायिकता निकालनी है हमको, लाल होगी। तो देखो यहाँ से प्रायिकता क्या आ जाएगी,
तो देखिए अब हमें क्या करनी है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालनी है। लाल गेंद होगी मतलब हाथ डाला और लाल निकला, इसकी क्या प्रायिकता, इसके क्या चांसेस हैं। तो फार्मूला भाई ये संभव परिणाम। तो बताओ यहाँ पर संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, लाल गेंद 1 है तो 1 संभव परिणाम बटा कुल परिणाम हमारे 3 ही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे का। अब तीसरा जो उसमें बताया गया, तीसरे बोला गया नीली होगी, तो नीली होने की प्रायिकता निकालनी है। अब तो नीली भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो प्रायिकता इसकी क्या आ जाएगी, प्रायिकता का फार्मूला वही होता है संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। संभव परिणाम नीली गेंद 1 है तो संभव परिणाम 1 हो जाएंगे बटा कुल परिणाम 3 गेंदें हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 3 हमारे आंसर है, ठीक है। 1/3 1/3 1/3 मतलब तीनों का आंसर सेम है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है इस क्वेश्चन में। चलो अगला देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, ठीक है। लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि दबाकर लाइक करो यार, लाइक कर तो अंदर से मोटिवेशन मुझे मिलता है और जो है वीडियो बनाने के लिए और भी ज़्यादा जो है प्रेरणा मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अथवा वाला जो क्वेश्चन है उसे देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमें सिद्ध करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। टिक लगा करके लगा लो यहाँ पर, पॉइंट टू बी नोटेड। देखो यहाँ पर क्या है, हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर लिख लो सिद्ध करना है हमें क्या सिद्ध करना है। यहाँ पर आपको पता है एक चीज़, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आज हम इसे प्रूव करेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। देखो यहाँ पर इसके लिए आप एक सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज हमारा ABC है, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, चलो अभी वो आगे देखेंगे। इसमें आप पाइथागोरस पहले लगा दो। पाइथागोरस क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बस यही काम करना है। अब आंसर आ गया आपका। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ पर देखो लाल बटा कक्का को याद कर लिया करो, लाल बटा कक्का, हिंदी मीडियम के हो ना तो लाल बटा कक्का याद करो, बाकी अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो वो क्या होता है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लाला देखो ऐसे करके लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे याद कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के लिए लाल बटा कक्का अपना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो समझो बात को, यहाँ पर साइन होता है तो साइन कितना है, लंब बटा कर्ण है। साइन कितना है बेटा, लंब बटा कर्ण है। तो यहाँ पर देखो ये पेंच जो है बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, भी 2 मिनट रुकिए। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण लिखेंगे। बाकी देखो स्क्वायर में है तो आपको स्क्वायर में लिखना है, ठीक है। और देखो कोस थीटा किस में है, कोस थीटा यहाँ पर होता है, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण स्क्वायर में है तो सब कुछ स्क्वायर में लिख दो, बराबर 1। अब देखो यहाँ पर नीचे बिल्कुल एक जैसा बेस है तो एक बार लिख देंगे उसको, ठीक है। और ऊपर जो है हमारे क्या हो जाए, जुड़ जाएंगे। तो देखो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर हमारा 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसके बराबर है, कर्ण स्क्वायर के। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, कर्ण स्क्वायर लिख देंगे। नीचे भी हमारा कर्ण स्क्वायर है पहले से ही, और देखो ये हमारा चल रहा है पहले से ही, तो ये क्या हो जाएगा, देखो कट जाएगा, बन आ जाएगा। तो कैसे कहने का तात्पर्य ये आ गया, देखो बन बराबर बन आ गया, तो हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से जो है सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से जो इस क्वेश्चन को करना था, समझ गए क्वेश्चन को। यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर होता, लिख दिया और इस तरीके से प्रूव कर दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही ज़्यादा इजी है और इंपॉर्टेंट भी है। बाकी जो इजी होते हैं वही इंपॉर्टेंट एक्चुअली होते हैं, और तो कठिन होते हैं ना, कुछ सोचते हैं बच्चे यार ये कठिन है, ये ईजी है, नहीं आएगा यार, वही आ जाता है क्वेश्चन, और वही थोड़ा बहुत जो घुमाता है। घा क्वेश्चन है, देख लेना अगला क्वेश्चन क्या है। आगे इसके विस्तृत जो क्वेश्चन आगे बढ़े हैं, बड़े नंबर वाले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते रहिए वीडियो को। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 120 और 160 का लासा क्या होगा। लासा का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि LCM। तो हमसे LCM पूछा गया है 120, ठीक है, 120 और 160 का क्या होगा लासा। तो देखो 120 हमारे पास है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका गुणनखंड कर लीजिए 120 का। तो करेंगे क्या आएगा, देखते हैं। 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2 पंचे 10, 3 5 15 और 5 एकम 5। तो हमारे पास आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो 160 को भी सिंपली ऐसे ही जो है कट कर लो। 160 को भी देखो 2 से काटिए, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, 5 बार 2 आ गया, तो गुणा में लिख लो इनको, ठीक है। और एक बार जो है हमारे पास 5 आया है, कुछ इस टाइप से। देखो ये हमने जो है गुणनखंड इसको कर लिया इसका। आप देखो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, लासा निकालने। लेकिन लासा निकालने से पहले आपको मासा निकालना पड़ेगा, यानी कि LCM निकालने से पहले आपको HCF निकालना आना चाहिए।
तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि बिना एचसीएफ निकाले एलसीएम नहीं निकाल पाओगे। देखो एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ तो देखो यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए आपको दोनों तरफ बॉक्स बनाने पड़ते हैं, जो दोनों तरफ होता है उसका बॉक्स बन जाता है। तो देखो ये दोनों तरफ है तो इसका बॉक्स बन जाएगा, इसका ये बॉक्स बन जाएगा, इसका ये बॉक्स बन जाएगा और इसका ये बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो बॉक्स वाले को एक बार लिख लो, तो बॉक्स वाले को एक बार लिख लेता हूँ, इसको भी एक बार लिख लो, और ये वाला बॉक्स बना है तो इसको एक बार लिख लो, ये वाला बॉक्स बना है इसको एक बार लिख लो। तो हमारे पास जो एचसीएफ आएगा वो देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 40। ठीक है, अब एलसीएम देख लो, एलसीएम में क्या होता है, बॉक्स वालों के साथ साथ जो बचा है उसको भी लिखना है। तो बॉक्स वाले हमारे पहले उनको लिख लो, ये वाला और ये 5। ठीक है, याद रखिएगा बॉक्स वाले को एक बार लिखना होता है। और 3 और 2 बचे, अब इनको भी लिख लो। देखना आपने देखा यहाँ पर क्या होता है, एचसीएफ में केवल बॉक्स वालों को लिखा जाता है, एलसीएम में बॉक्स वालों के साथ साथ जो बचे हो तो उनको भी लिखा जाता है। ठीक है, ये बच रहे थे इनको लिख लिया। अब यहाँ पर गुणा करा दो, 2 दूना 4 दूना 8, 5 40 दूना 80, 80 दूना 160, 160 तियाँ 0, तिछाक 18, 3 कम 3 480 शायद आएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, हर एक जो है बच्चे को आता होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, हर स्टूडेंट कर लेगा इसको। आगे देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि निर्देशांक 12, 14 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। इस बिंदु की हमको मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 12, 14 है। ठीक है, ये बिंदु हमारे पास एक है, इस बिंदु की हमको मूल बिंदु से, मूल बिंदु यहाँ पर हमारा मूल बिंदु है, और मूल बिंदु याद रखेगा 0, होता है, ये मूल बिंदु है। ठीक है, ये मूल बिंदु याद रखेगा 0, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता करनी है। मान लेता हूँ ए है और ये बी है, तो हमें ए बी की दूरी निकालनी है। तो याद रखिएगा दूरी निकालने का फार्मूला जो होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा फार्मूला याद कर लो भैया। अब देखो ये पहला वाला जो है x1 है, y1 है, x2 है और ये y2 है। अब आंसर हमारा आ गया आपके सामने। देखो x2 हमारे पास 0 है, x1 हमारे पास 12 है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो भैया, y2 0 है और y1 हमारा 14 है। और यहाँ से हमारा हो जाएगा 12 भरे में 144, 14 से दे में 196। ठीक है, अब इन्हें जो है जोड़ दो, अब इन्हें जोड़ो। देखो 6 4 10 हो जाएगा, 9 10, 10 4 14, 1 2 340। ठीक है, 340 जो है अंडर रूट में आ जाएगा, इसके बीच की दूरी हो जाएगी अंडर रूट में 340, वर्गमूल हो तो निकाल लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे हैं कि पी के किस मान के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक आदित्य हल है। ये हमें दो समीकरण दी गई हैं और इसका आदित्य हल बताया गया है। ठीक है, और इसको हमका पी का जो है मान निकालना है इसमें। तो चलो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन तो वैसे आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन यार। देखो क्या है, हमें दो समीकरण दी गई हैं यहाँ पर। हमको पहली जो समीकरण है वो दी गई है 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0, ये हमारी पहली इक्वेशन है। और जो दूसरी है वो देख लीजिए 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। बताया गया है इन दोनों समीकरण का एक आदित्य हल है। कैसा भैया हल है? आदित्य हल है, आदित्य हल है। ठीक है, तो हमको पी का मान निकालना है। ये पी जो है, ये पी क्या होगा यहाँ पर कौन सा नंबर होगा ये हमको बताना है। देखो यहाँ पर कैसे होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, आदित्य हल है। तो आदित्य हल की कंडीशन क्या होती है? आदित्य हल की कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पर। अब देखो ये पहला वाला a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, c1 हो जाएगा, अब a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा और ये c2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो a1 हमारे पास 4 है, a2 हमारा 2 है, नॉट इज इक्वल टू लगा दो, और b1 हमारे पास p है, b2 हमारे पास 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो p की 1 से गुणा हो जाएगा, p आ जाएगा नॉट इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसकी इससे करा दी तो ये 4 आ गया। ठीक है, तो p नॉट इज इक्वल टू 4 यही इसका मान होगा। समझ गए क्वेश्चन? ठीक है, बहुत ही आसान था। चलो अगला देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इधर हो गए हमारे, इधर देखिए। अब अथवा वाला क्वेश्चन इसका देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि क्या बता रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। ये हमें सारणी दी गई है और हमको माध्यक निकालना है। याद रखिएगा माध्यक, माध्य और बहुलक, ये जो है क्वेश्चन आने ही आने हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं और सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सांख्यिकी से 10 से 15 नंबर में क्वेश्चन 101% आने ही आने हैं। आपको माध्य, माध्यक, बहुलक आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ माध्यक कैसे निकालते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आप माध्यक निकाला सीख जाएंगे अगर आपको नहीं आता है तो। देखो यहाँ पर क्या है, हमको वर्ग अंतराल दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले तो वर्ग अंतराल,
ठीक है। और इधर हमको दी गई है बारंबारता, ठीक है। चलो यहाँ पर भाई जो चीज़ दी गई है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, उसके बाद अपना जो है दिमाग लगाएंगे। 10 से 25 है, ठीक है। और 25 से 40, 40 से 55, मतलब 15-15 का गैप मिल रहा है मुझे, अंतर मिल रहा है। और 55 से हमारा है 75, 55 से 70 है, और 70 से हमारा 85 है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ठीक है। इतनी चीज़ हमको दी गई है। और हाँ, बारंबारता भी तो दी गई है, बारंबारता दी गई है यहाँ पर हमको 3, 10, 20, 13 और 4। इतनी चीज़ क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो समझना क्या है, इसमें तो दिया गया है। अब देखो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक। तो माध्यक क्या होगा, अब देखो माध्यक निकालने का फार्मूला क्या होता है। माध्यक, आगे देखो, अगर आपको माध्य निकालना हो, माध्यक निकालना हो, बहुलक निकालना हो, तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेना। उसके बाद आप देखो फार्मूला लिख लोगे, गलती करने के चांसेस बहुत कम होंगे, ठीक है। उससे पता चलता रहेगा क्या क्या हमको निकालना है, ये पता चलता रहेगा, ठीक है। तो माध्यक निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होगा, L+N/2 -CF/F गुणा H, ये फार्मूला होता है। अब देखो हमें ज़रूरत पड़ेगी H की, CF की, N की, F की, L की, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लो। दाएं हाथ का खेल है, देखो यहाँ पर दाएं हाथ का या बाएं हाथ का, किसी का भी हो यार। देखो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले देखो इस चीज़ में सबसे पहले याद रखिएगा F निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, F निकालना पड़ता है। तो F निकाल लोगे तो सब ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ पर भैया ये F है, और F में सबसे बड़ा वही F होगा। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा ये 20 भैया है, ये 20 है तो सबसे बड़ा है, तो ये हमारा 20 हो जाएगा F। देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 20 है, तो F 20 है फिर। और F के देखो F है 20, तो 20 के सामने वाला ये L है, ये हमारा L 40 है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। देखो F कितना है हमारे पास, 20 है, और 20 के सामने हमारा L है, तो ये 40 है, ठीक है। और ठीक है, अब चीज़ क्या है, H। तो देखो H कैसे निकलेगा, H का मतलब होता है अंतर। इस अंतराल में कितने का अंतर है, देखोगे 10 में 15 जोड़ोगे 25 आएगा, 25 में 15 जोड़ने पर 40, मतलब 15-15 का अंतर हमको मिल रहा है, तो H हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमको क्या चाहिए होगा, N चाहिए होगा। देखो N क्या होता है, N मतलब होता है इनको जोड़ने पर जो प्राप्त हो वो N प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 20, 30, 20, 10, 30, 30 और 43, 44, 44, 45, 46 और 50, यही आ जाएगा ना, 50 ही आएगा, ठीक है। चलो ये हमारे पास आ गया 50, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर हमको CF की जरूरत पड़ रही है। तो CF का मतलब होता है संचय बारंबारता, जो आपको बनानी पड़ेगी। ये मैंने खाली F छोड़ा, यहाँ पर CF बना लो। CF यानी संचय बारंबारता बना लो। देखो संचय बारंबारता कैसे बनाते हैं, देखो इसके लिए बनाने के लिए जो पहला वाला होता है उसको सेम रखा रहने देते हैं, और उसके बाद क्रॉस में जोड़ते जाते हैं। देखो पहले 3 था, सेम रहने दिया, और इसके बाद जो है जोड़ना है क्रॉस में। जैसे 3 में 10 जोड़ोगे 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 में 20 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 20, 30, 33, ठीक है। 33 में इसको जोड़ दोगे तो 3, 3, 6, 3 और 1, 4 हो जाएंगे। अब इसके साथ इसको जोड़ दो तो हमारे पास आ जाएंगे 50, ठीक है। तो हमारा जो ये हमारे पास CF बन गई है। अब देखो यहाँ पर हमको CF चाहिए होगी ना, CF। तो CF निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है, F के सामने वाले के ऊपर वाला CF होता है। देखो F के सामने हमारे पास ये है, और इसके ऊपर वाला क्या है, ये है, तो ये हमारा CF है। याद रखिएगा F के सामने वाले के ऊपर वाला, F के सामने हमारा ये 33 है, और 33 के ऊपर जो है वो CF है, तो CF हमारे पास आ गया 13, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। अब बस अब यहाँ पर रख करके फार्मूले में अब निकाल दो, ठीक है। फार्मूले में रखना है। अब देखो यहाँ पर L कितना है हमारे पास, 40 है। N हमारे पास कितना है, N हमारे पास 50 है, अपॉन 2 माइनस CF, और माइनस का CF कितना है बेटा, 13 है, ठीक है। और नीचे F कितना है हमारे पास, 20 है, ठीक है, गुणा में H कितना है हमारे पास, H है 15, ठीक है। अब इसको जो है काट दो, 5 चौको 20 और 5 तियाँ 15, तो हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस ये काट दो इसको, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 25 हो जाएगा ना हमारे पास। और 25 माइनस 13/4 गुणा 3, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा देखो 40 प्लस, यहाँ पर 12 बचेगा ना हमारे पास, 4 गुणा 3, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है इतनी। आप इसको काट दो, 4 तियाँ 12, तो हमारे पास आ जाएगा देखो 40 प्लस 3 तियाँ 9, यानी कि 40 9 49। तो ये हमारा जो माध्यक आया बेटा वो आया है 49। समझ के बात को, समझ में आ गई, 49 आएगा माध्यक। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। बहुत ही आसान था, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। और इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया है तो आपको कोई नहीं समझा पाएगा, मैं बता सकता हूँ आपको ये बात, क्योंकि मैं सबसे ईजी तरीके से बताता हूँ। मैं कोचिंग में जब पढ़ाता हूँ तो ऐसा कोई बच्चा नहीं रहता है जिसको कोई डाउट रह जाए, किसी को कोई डाउट नहीं रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नांकित समीकरण के युग्म को हल कीजिए। ये हमको
जो है समीकरण दी गई इसको हल करना है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन है वो 2 चर वाले रेखीय समीकरण से उसको हटा दिया गया है, ठीक है। इसे हम नहीं करेंगे, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, हटा दिए गए आपके सिलेबस से एनसीईआरटी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग 513 और एक श्रेणी दी गई है, ठीक है। चलो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि एपी हमको एक समांतर श्रेणी जो है, समांतर श्रेणी जो दी गई है, देखो यहाँ पर समांतर श्रेणी हमारे पास है 54, 51, 48। ये हमारे पास क्या है, एक समांतर श्रेणी एपी है और कुछ ये अनंत तक जा रही है, ठीक है। और इनके पदों का अगर आप योग करेंगे ना, इन टोटल को जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा हमारा जो योग आएगा वो हमारे पास आएगा 513, ठीक है। तो हमको पदों की संख्या निकालनी है, पदों की संख्या। देखो पदों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, कहने का तात्पर्य ये है हमको n निकालना है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर कैसे इसको करेंगे, देखो यहाँ पर अब क्या करना है। यहाँ पर आपको देखो योग है ना, योग, तो योग का मतलब ये होता है बेटा Sn है, ठीक है। ये तो हमें Sn जो है इतना दिया गया है और हमको n निकालना है। यहाँ से आप जो है a निकाल सकते हैं, a का मतलब होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा जो है 54 है, तो प्रथम पद नाम से ही समझ जाओ, तो a हमारा 54 हो जाएगा। और d देखो बेटा कैसे निकालते हैं, d निकालते हैं अगले पद से पिछले को घटाकर। आप 48 से 51 को घटाएंगे तब भी निकल आएगा, 51 से 54 को घटाएंगे तब भी निकल आएगा। मैं 51 से 54 को घटा देता हूँ, ठीक है। तो d हमारे पास आ जाएगा कितना, -3, ठीक है, क्योंकि माइनस का ज़्यादा तो माइनस का आएगा। और हमको n निकालना है, ठीक है, n निकालना है। और Sn भी हमको दिया गया है, Sn हमको 513 दिया गया है, ठीक है। अब योग जो है Sn वाला, Sn जो फार्मूला होता है ना उसको लगा दो, तो Sn जो होता है, Sn बराबर फार्मूला जो होता है वो आपको पता होगा, Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। ये फार्मूला होता है। देखो Sn हमारे पास 513 है, n हमको पता करना है, और 2a हमारे पास 54 है, प्लस n हमको ज्ञात करना है, और d हमारे पास कितना है बेटा, -3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमको 513 है ना हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ पर देखो n/2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 108। और देखो जो -3 है अंदर गुणा करेगा, 3 की n से गुणा हो जाएगी तो 3n हो जाएगा, और माइनस की माइनस से होगी प्लस हो जाएगा, 3 की 1 से होगी 3 आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ के लिए ना आपकी। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हो गया आंसर, देखो आ गया। इसकी इधर गुणा करा दो तो इसकी इधर कराएंगे, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, इसके इधर कराएंगे, एक की तो वही रहेगा ना हमारे पास। 108 में 3 जोड़ देंगे तो 111 हो जाएगा, और ये -3n है। अब देखो यहाँ पर 11 की n से 111 की n से गुणा होगी तो 111n आ जाएगा, और n की जी से करा देंगे तो 3n² आ जाएगा, बराबर में हमारे पास 10 26 है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -3n² और प्लस का हमारे पास 111n है, इसको इधर ले आओ, ठीक है, और बराबर 0। अब चीज़ यहाँ पर समझो बात को। अब क्या करना है आपको, माइनस जो है यहाँ से कॉमन ले लेना है, तो माइनस लोगों कॉमन तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं चिन्ह बदलने, जो का माइनस लेने पर अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, तो माइनस मैंने कॉमन लिया तो चिन्ह बदल गया। अब ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो 0, मतलब वही जो हट जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है हमारे पास ये आ गया इतना, ठीक है, और ये 10 26 बराबर 0, ये हमारे पास जो है हमें मिल गया। समझ गए बात को। अब इसका क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको कर देना है इसका गुणनखंड, ठीक है। अब आपको ऐसी संख्या सोचनी है जिनकी गुणा करें, इसकी इधर से गुणा दीजिएगा, और यहाँ पर आप कर लीजिएगा 3 18, ठीक है, 3 दूनी 6 7, और आपको ऐसी दो संख्या सोचनी जिनकी गुणा करें 3078 आए, जिन्हें जोड़े या घटाए तो -11 है। तो ऐसी संख्या आप सोच करके इसका गुणनखंड करके आंसर निकाल सकते हैं। बाकी आप धराचार लगाना चाहें तो लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, नहीं धराचार नहीं लग पाएगा, एक्चुअली मैं बताऊँ आपको तो धराचार इसका नहीं लगेगा इसमें। तो आप जो इसका गुणनखंड कर लेना और संख्या सोचकर आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये है, ठीक है। इसका मैं गुणनखंड जो है करा करके बाकी हमको जो है स्क्रीन पर दिखा दूंगा, वहाँ पर देख लीजिएगा इसका गुणनखंड, ठीक है। अभी संख्या सोचनी पड़ेगी, वो अभी मुझे नहीं शायद पता है संख्या कौन सी होंगी, उसको सोचने में टाइम चला जाएगा थोड़ा, और निकालने में भी टाइम चला जाएगा, ठीक है। कोई रटकर वगैरह थोड़ी ना आया हूँ मैं, क्वेश्चन इस टाइप से देखो करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब एक शंकु है,
ठीक है, जो अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु के वक्रपृष्ठ के समान हो तो शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये पॉइंट नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 में आने के हाईली चांसेस इस क्वेश्चन के। ठीक है, सारे क्वेश्चन को देखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है स्किप कर दीजिए, लेकिन देख लीजिए कहीं पर मिस्टेक वगैरह तो आपसे नहीं हो रही है उस चीज़ को। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, एक अर्धगोला है। ठीक है बेटा, अर्धगोला हमारे पास है इस टाइप से, और अर्धगोला कुछ इस टाइप से बना लीजिए। जो बिलिया है ना घर में उसको बना लो यहाँ पर, कटोरी के आकार की ना, और कटोरी के ऊपर क्या कर दो, एक शंकु को जो है रख दो यहाँ पर। शंकु को मैंने रख दिया यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, चलो यहाँ पर इसकी त्रिज्या जो है हमको मान लेनी है, शंकु की त्रिज्या मान लो r है। अच्छा, जो शंकु की त्रिज्या होगी भैया अर्धगोले की त्रिज्या क्योंकि समान है, और शंकु की मान लेता हूँ ऊंचाई जो है वो h है। तो यहाँ पर ऐसा करके लिख देना है कि माना शंकु की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब अगर आप प्रश्नानुसार देखेंगे तो बताया गया है कि शंकु का वक्रपृष्ठ अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो। अच्छा, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या है, समान है, बराबर है। तो यहाँ पर लिख दो कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ किसके बराबर है, किसके बराबर है, शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर है, शंकु का वक्रपृष्ठ। समझिए क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है हमारे पास, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2πr²। ठीक है, और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πrl। तो l की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, l बराबर आप लिख सकते हो √ में h² प्लस r²। तो क्योंकि हमें h चाहिए ना, ऊंचाई का अनुपात निकालना, तो l से कोई ताल्लुक नहीं हमारा है, तो क्या करते हैं इस l की जगह पर इस चीज़ को जो है बैठा देंगे, रख देंगे। पहले तो पाई से पाई काट दो, यहाँ पर 2r है तो एक कट जाएगी, क्या हमारे पास r बचेगा। देखो यहाँ पर कितना हमारे पास 2r है, और यहाँ पर क्या l बचा हमारा, देखो l बचा ना यहाँ पर। अब आंसर हमारा आ गया। देखो l की जगह पर हम क्या रख देंगे, ये हम रख देंगे h² प्लस r²। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बराबर के इधर या इधर अंडर रूट की संख्या दिख जाए तो दोनों तरफ वर्ग कर दो। तो आपको क्या कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर देना है, जिससे कि आसान हो जाएगा। दोनों ओर वर्ग करने पर देखो ये 2r है ना हमारे पास। देखो यहाँ पर मैं रेड कलर से थोड़ा बताऊँ तो इसको जो है, देखो 2r है, यहाँ पर इसके ऊपर भी वर्ग कर दो, और ये हमारे पास है √ में h² प्लस r², इधर भी वर्ग कर दो। देखो वर्ग करने पर अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास देखो 2 दूना 4 r²। ठीक है, ये बचेगा, और यहाँ से देखें अगर आप तो h² प्लस r² बचेगा। ठीक है, अभी इसको जो इधर ले आओ, 4r² प्लस का r² इधर आएगा, माइनस का r² हो जाएगा। हमारे पास इधर r² है, और इधर हमारे पास 3r² बचा, और ये h²। इसको आप ऐसे लिख सकते हो r² अपॉन h² बराबर 1/3। तो इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1। तो देखो यहाँ पर एक की h से गुणा हो जाएगी, बाकी फिर से यही आ जाएगा, इसकी से करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखो यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हो r/h स्क्वायर जो है इसके ऊपर भी, इसके ऊपर तो होल लगा करके लिख सकते हो। यहाँ पर हमारा 1/3 है, स्क्वायर हटा लेंगे तो रूट लग जाएगा, तो r/h बराबर स्क्वायर हटा लेंगे तो इधर जो है हमारे पास रूट लग जाएगा। तो हमारा जो है आंसर आया है वो कितना आया है, देखो √1 करेंगे तो 1 ही आएगा, √3 के ऊपर भी है तो √3 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए r और h का जो अनुपात आया है वो कितना आया, 1/√3। ये हमारा जो होगा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। जो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात होगा वो होगा 1/√3। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को जो है लाइक कर दो, दबा करके लाइक करो यार। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है आपको। ठीक है, फिर लाइक यार कर दो। चलो अगला देख लीजिए घा क्वेश्चन। कह रहे कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः कितने हैं, 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन का अगर आप चित्र समझ गए ना तो क्वेश्चन आप जो है बना लोगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास, एक भवन है। ठीक है, एक भवन है, और भवन के सामने हमारा क्या है, एक मीनार है, छोटा सा मीनार है। ठीक है, इस टाइप से ये दोनों क्या है, जमीन पर जो है खड़े हुए हैं। ठीक है, क्षैतिज स्तर पर खड़े हुए हैं, और इसको आप इससे मिला दीजिए। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, भवन है। ये भवन बताया गया कि 60 मीटर ऊंचा भवन। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो भवन है हमारा, ये कितना ऊंचा है, 60 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये 60 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ पर ये मीनार है हमारा। ठीक है, बताया गया है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि मीनार के शीर्ष, ये मीनार का
क्या बता रहा है भाई, हाँ भवन के शीर्ष से, भवन ये है हमारे पास, तो भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष, यहाँ से मीनार के शीर्ष, भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष, और भवन के शीर्ष से पाद के शीर्ष, इस मीनार के जो मीनार का जो पाद है यहाँ पर, इसका जो अवनवन कोण बन रहे हैं हमारे, वो बन रहे 30 और 60। अवनवन कोण ऊपर बनते हैं, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री बनेगा। यहाँ पर थोड़ा समझिए बात को, 30 डिग्री आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 60 होगा, समझ गए बात को। यहाँ से देखिए ध्यान से, भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष के जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ से भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का जो अवनवन कोण है वो 60 डिग्री है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है, ये मीनार जो है ये कितना ऊंचा है ये पता करना है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि माना मीनार की ऊंचाई, क्योंकि हमें मीनार की ऊंचाई कुछ पता नहीं है, तो मान लो मीनार की ऊंचाई जो है वो h है, ऊंचाई बराबर है h, ठीक है। ये मैंने h यहाँ से जो है मान ली है। ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये d, इसे e मान सकते हो, आपकी मर्जी, p q r s t u कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पर सबसे पहले आप छोटे त्रिभुज में चलो, मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे छोटा त्रिभुज ढूंढिए। इसमें सबसे छोटा जो है ये वाला ऊपर वाला है, तो त्रिभुज ए ई बी में चलेंगे। त्रिभुज ए ई वी में, इस वाले त्रिभुज में चलें तो आप टेन थीटा ही लीजिएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, टेन, इसमें देखो इस वाले त्रिभुज में थीटा कितना है, 30 डिग्री है, और लंब हमारे पास कितना है ए। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एच है, देखो ये वाला एच है, तो ये वाला भी एच ही होगा, क्योंकि देख सकते हो आप जो है आमने सामने की लंबाई बराबर होती हैं। देखो यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर चीज़ें लिख दो। यहाँ पर थोड़ा सा देखो, जो ईडी है, जो ईडी है वो किसके बराबर है, बीसी के बराबर है, और जो सीडी है, ठीक है, जो सीडी है वो ईवी के बराबर है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आमने सामने की भुजाएं आप बराबर हैं, तो ये जो है एच, अगर ये एच है तो ये भी एच होगी। और देखो ये पूरी की पूरी कितनी है, 60 है, और हमको मान लीजिए ये निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे 60 से इस एच को हटा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी, देखो 60 माइनस एच। समझ के बात को, ये पूरा का पूरा 60 है, इस पूरे 60 से इस एच को हटा दीजिए, तो हमारे पास 60 से एच को घटाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास मिला है। अब आप देखो इस वाले त्रिभुज में चलो, इस छोटे वाले त्रिभुज में लंब कितना है, इस छोटे वाले त्रिभुज में लंब हमारे पास है 60 माइनस एच, 60 माइनस एच बटा आधार कितना है, ई बी है, तो ई बी की जगह पर आप सी डी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेन 30 का मान कितना है, अंडर रूट 1/√3 होता है ना इसका मान। यहाँ पर काट कर लिख दो, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर खोल के जो है, ये 60 माइनस एच बटा सी डी की 1 से गुणा कराओगे तो सी डी आ जाएगा, और इसकी जगह पर आप जो है इसे इधर गुणा करा दीजिए, तो यहाँ से देखो अंडर√3 जो है किससे गुणा करेगा, 60 माइनस एच से जो है गुणा कर लेगा। ये हमारी पहली समीकरण बन गई है। अब हमारा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। देखो अब त्रिभुज ए डी सी में, अब चलो त्रिभुज ए डी सी में, इसमें चलो इसमें भी टेन थीटा ही ले लो। टेन थीटा, इसका थीटा कितना है, 60 है, बराबर लंब। इस वाले त्रिभुज में लंब हमारे पास कितना है, देखिए अब इस वाले त्रिभुज में, इस बड़े वाले त्रिभुज में लंब हमारे पास कितना है, देखो पूरा का पूरा, यहाँ से देखिए इस पूरा कितना है, AC है लंब, तो पूरा का पूरा AC जो है वो 60 मीटर ऊंचा है, तो कहने का मतलब लंब हमारा कितना है, 60 है, बटा आधार हमारा CD है, ठीक है। अब देखो टेन 60 का मान होता है अंडर√3, और ये हो जाएगा 60 बटा CD, इसके बटे कुछ तो 1, इसकी गुणा करा देंगे तो हो जाएगा CD अंडर√3 बराबर 1 की 60 से कराएंगे तो 60 आएगा। अब यहाँ पर मान को रख दो, समीकरण फर्स्ट से आप देखें, समीकरण फर्स्ट से देखो, समीकरण फर्स्ट में CD बराबर इतना दिएगा, तो इस CD की जगह पर हम लिख देंगे अंडर√3, ठीक है, अंडर√3, और ये हमारे पास है 60 माइनस एच, गुणा में हमारे पास अंडर√3 पहले से ही है, और ये 60, ठीक है। अंडर√3 जो इससे गुणा करेगा तो अंडर√3 को अंडर√3 करके 3 आएगा, और ये हमारे पास 60 माइनस एच है। आंसर बेटा आ गया, आप ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बोर मत हुआ करो पढ़ाई में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं नाच के थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, ध्यान जो है आप सोचोगे यार इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएं यार, मज़ा आए मुझमें, इसमें मज़ा नहीं आएगा। हिंदी वाले, अगर मैं हिंदी पढ़ाऊँ तो उसमें मज़ा आएगा, हिंदी में गाना गा कर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसमें जो मज़ा नहीं आएगा। गणित यार ऐसी है, बताएं क्या करें, हम भी बोर हो जाते पढ़ाते पढ़ाते, बट बोर क्या है, पेपर होने वाले तो आपको बोर नहीं होना है। अब देखो गुणा करा दो भैया इसकी इससे, 3 का 18, अब यही करना पड़ता है इसमें, 3 की ऐसे कराओ 3h हो जाएगा, और ये हमारे पास 60 आ गया। देखो यहाँ से 3h बराबर 60, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारा माइनस का 120 आ गया, माइनस से माइनस का कट गया, और 3 चौके 12 यानी 40 आ गई हमारे पास, ठीक है। तो जो मीनार की ऊंचाई आई है वो 40 आ गई है, तो लिख दो यहाँ पर, अतः मीनार की ऊंचाई
40 मीटर होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको लिख देनी है लास्ट लाइन। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। पहली बात तो बोर मत हुआ करो, ठीक है, पढ़ाई में बोर नहीं होना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको क्या करना है, समांतर माध्य यानी कि माध्य निकालना, ये हमें कुछ बारंबारता दी गई है। ठीक है, और बताया गया 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, कुछ इस तरह से। इसी चीज़ को मैं समझा दूंगा मैं आपको यहाँ पर। मेन उद्देश्य मेरा है इस क्वेश्चन को कराने का, आपको समझाऊँ इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ों को। ठीक है, डाउट रहता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, प्राप्तांक सबसे पहले है, प्राप्तांक है। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या है, छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या। चलो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर बताया गया कि 5 से कम, 5 से कम, और यहाँ पर इसी चीज़ को समझना है। ये 3 है, यहाँ पर 10 से कम, 10 से कम, अभी मैं समझाऊंगा, 2 मिनट रुकिए। 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, और 40 से भी कम। ठीक है, अब कम 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 आ गया भैया, कम 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 कम। अब इसको देखो, समझो भाई, इस चीज़ को समझो, अभी समझाऊँ। देखिए यहाँ पर इसको पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखो 3 है, और इधर हमारा 10 है, इधर हमारा 25 है, इधर हमारा 49 है, और 65 है, 73 है, 78 है, और 80 है भैया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कम वाली चीज़ को समझो। बोला गया है कि 5 से कम, भैया 5 से कम होना चाहिए नंबर। ठीक है, 5 से कम यानी कि 0 से 5 होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 5 से कम का मतलब ये है कि 0 से 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर 5 है ना, 5 नहीं है, 5 से कम है, 0 से 4 है, लेकिन 5 नहीं है। 10 से कम बोला गया है, 5 को पहले इधर उठा लो, और इसको मैं कह सकता हूँ 5 से 10, इसको यहाँ पर उठा लिया और 10 कर दिया यहाँ पर, मतलब 10 नहीं है, 10 से कम है, 5 से 9 के बीच में है। अब 15 से कम, तो 15 से कम यानी पहले 10 को उठा लो, यहाँ पर 15 लिख दो। अब 15 को यहाँ पर उठा लो, और ये जो 20 है इसको लिख दो। ठीक है, 20 नहीं है, 15 से जो है 15 से 14 सॉरी 19 है, 20 नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से लिख दो, यहाँ पर 20 है तो 20 से 25, यहाँ पर बोला गया 30 से कम यानी कि 25 से 30 होगा। यहाँ पर 35 बोला गया तो 30 से होगा यहाँ पर 35, और ये हो जाएगा 35 से 40। ठीक है, अब आपको पता है, आपको इस तरीके से मैंने जो है वर्ग अंतराल बना दी है, और इस टाइप से मैंने f जो है पता कर दिया है। तो आप क्या कर लेना, यहाँ से x निकाल लेना और fx निकाल लेना, और फार्मूला आप लगा देना माध्य निकालने का। माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये फार्मूला लगा करके इसमें रख करके आंसर निकाल दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आई होप कि आप कर लेंगे, वो ये चीज़ मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप पर छोड़ रहा हूँ, मुझे निराश मत कीजिएगा, खुद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ना आए तो बताना, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करा देंगे। ठीक है, अगर नहीं आपको कर पाते हैं तो। चलो जो सिद्ध कीजिए, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर होगा। ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट टू बी नोटेड। इस पॉइंट को नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। देखो यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर होता है। देखो ये चीज़ हमको इसके बराबर दिखानी है, तो सबसे पहले आप जो है इस वाले साइड को ले लो, ये LHS है, ये RHS, तो सबसे पहले LHS को ले लो। तो टेकिंग LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ये हमारी साइड है, इसको ले लो भैया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो ये हमें इसको सोल्व करके ये लाना है, ये चीज़ है पूरी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इसको कॉन्सेप्ट को समझ लो। देखो यहाँ पर अगर हम ऊपर देखेंगे, अंश और हर में सब कुछ एक जैसा। देखो 1 ऊपर है तो 1 नीचे है, साइन ऊपर है साइन नीचे है, बस चेंज क्या है, चेंज खाली माइनस प्लस में अंतर है। देखो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो कभी भी अगर ऊपर सब कुछ सेम हो, केवल चिन्ह बदले हों, तो हर परिमेकरण करना है आपको। ठीक है, तो क्या कर देना, हर परिमेकरण कर दो। तो नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा, लेकिन चिन्ह जो है बदल के, ये जैसे 1 प्लस साइन थीटा था, ऊपर जाएगा तो वहाँ पर जो है चिन्ह बदल जाएगा। हर परिमेकरण याद रखिएगा, हर परिमेकरण में चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस में था तो मुझको माइनस में लिखना पड़ेगा। अब ये कट जाएगा, बाकी फिर से यही आ जाएगा, तो कोई लिखने में हर्ज नहीं है। अब देखो हो जाएगा, लेकिन अपना काम हो जाएगा। देखो इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, या ऐसा कर लीजिए। देखो यहाँ पर 1 की 1 से कराएंगे तो आएगा 1। ठीक है,
1 की साइन से कराएंगे तो आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा की 1 से करा देंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन की साइन से कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो नीचे ये देखो a प्लस बी, ए माइनस बी किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं ना यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या होता है ए प्लस बी और a माइनस बी। आप देखो यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी, ए की जगह पर 1 है, b की जगह पर साइन है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो a प्लस बी, ए माइनस बी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस बी, बी की जगह पर साइन है तो साइन का स्क्वायर, ठीक है। समझ गए इस बात को। अब देखो यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखो माइनस है, साइन थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, माइनस माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और नीचे देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और ये नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है 1 माइनस 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। ये कोस स्क्वायर थीटा इसकी जगह पर लिख दूंगा मैं, इसकी जगह पर ये। अब देखो ये कोस स्क्वायर थीटा इसके बटे में भी है, इसके सबके बटे में है, तो अलग अलग लिख लो इसको। कोस स्क्वायर थीटा इसके बटे में भी डाल दो, जो है इसके बटे में भी कर दो। अब ये जो है इसके बटे में भी डाल दो, 2 साइन थीटा है, इसके बटे में भी कर दो, और इसके बटे में भी डाल दो, मतलब अलग अलग लिख लेना है, ठीक है, अलग अलग लिख लो। अब 1 अपॉन कोस कितना होता है, सेक होता है, सेक स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिख दो, सेक थीटा हो गया। ये देखो यहाँ पर 2 है तो 2, यहाँ पर चीज़ को मैं समझा दूंगा, यहाँ पर थोड़े से ध्यान से देखिएगा। क्या है यहाँ पर हमारे पास 2 साइन थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, इस चीज़ को मैं लिखूंगा देखो 2 साइन थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1, देखो 2 है 2, साइन थीटा बटा कोस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है, 1 अपॉन कोस कितना होता है, सेक होता है। रिवर्स करके देख सकते हो, यहाँ पर हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं क्या, 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। इसकी जगह पर हम ये लिख सकता हूँ इसको सॉल्व करने के बाद। अब साइन थीटा बटा कोस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है, बाकी स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लगा दो, देखो स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लगा देंगे, बस हो गया। अब आंसर आ गया, देखो ए स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर थोड़ी सी लगता है कहीं पर मिस्टेक हो गई है मुझसे, देखिए यहाँ से क्या हो गया, माइनस की माइनस से यहाँ पर गुणा होगी तो ये प्लस जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर हमारी मिस्टेक में है, पता चल जाता है क्या मिस्टेक है भैया। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना। ये चीज़ ये यहाँ पर देखो ये वाली चीज़ जो है इस फॉर्मेट में लिखी हुई है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पर सेक है तो यहाँ पर लिख दूंगा सेक थीटा, बी की जगह पर 10 है तो 10 थीटा, यही हमको सिद्ध करना था, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये चीज़ जो है इसके फॉर्मेट में लिखी थी मैंने इसमें लिख दी, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये लाना था, हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर छोटे छोटे शंकों में ढाला गया है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कुल कितने शंकु प्राप्त होंगे। मतलब एक गोले को पिघला करके कितने शंकु बन सकते हैं छोटे छोटे, वो हमको बताना है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझोगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो। अथवा वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, 6 नंबर में क्वेश्चन है शायद, नहीं 4 नंबर में क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक गोला है, इस गोले की जो त्रिज्या है वो है 10.5 सेंटीमीटर। इसको क्या करा जाता है, इसको पिघलाया जाता है, इसको पिघलाया जाता है, और यहाँ पर क्या बनाया जाता है, शंकु बनाए जाते हैं, छोटे छोटे शंकु बनाए जाते हैं, मतलब यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे शंकु इस तरीके से बनाए जाते हैं। सपोज करो यार हमें यहाँ पर 4 बना रहा हूँ, कुछ कितने ही बन सकते हैं, मुझे पता नहीं कितने शंकु बनेंगे, यही पता करना है। देखो ये हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर का गोला था, इसको पिघलाया, क्या किया गया यहाँ पर, पिघलाया गया, यहाँ पर इस शंकु बनाया। इस शंकु की जो त्रिज्या है, देखो छोटे छोटे शंकु में डाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। इन सब की त्रिज्या जो है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या सबकी है, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। और इनकी ऊंचाई कितनी है, इनकी जो ऊंचाई है वो है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर किसकी, शंकु की। समझ गए, क्वेश्चन समझ में आ गया, अब आंसर आ गया। देखो बस क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आ गया, याद रखिएगा। मैं यही जब पढ़ता था मैं यही करते थे यार, क्वेश्चन समझ गए तो आंसर हमारा आप निकाल लेंगे अपने आप। अब देखो यहाँ पर कैसे होगा, गोले की जो त्रिज्या दी गई है वो यहाँ पर लिख लो, पहले दिया है गोले की त्रिज्या
गोले की जो गोले की त्रिज्या दी गई है वो हमें को दी गई 10.5 और मैं 10.5 सेंटीमीटर। इस गोले की त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर है, ठीक है। तो हमारे पास जो गोले की त्रिज्या जो स्मॉल आर दी गई है वो दी गई 10.5, ठीक है। तथा मैं शंकु की त्रिज्या को मान लेता हूँ कि शंकु की त्रिज्या को मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ, क्योंकि डिफरेंस तो करना पड़ेगा ना, दोनों अलग अलग हैं। तो इसकी देखो त्रिज्या 3.5 है शंकु की, और ऊंचाई भी तो है यहाँ पर शंकु की ऊंचाई, तो यहाँ पर तथा शंकु की ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास 3 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। ये है हमारे पास। चलो भाई आंसर आ गया। देखो अब कैसे करेंगे। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये गोला था, इसको पिघलाया और शंकु बनाए, तो इसके आयतन और इसके आयतन में कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर हमने 8 किलो का, ये मान लीजिए 8 किलो का था, ये 8 केजी का था, इसको मैंने गर्म करके पिघलाया और शंकु बनाया, तो इसके आयतन में कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके आयतन में कोई कमी ज़्यादा या कम थोड़ी ना हो जाएगा। देखो 8 किलो का था तो 8 किलो के ही शंकु बनेंगे। आप देखो सुनार के पास गए, आपने कहा भैया मैंने 10 ग्राम का ये जो है ये सोना है, इसको पिघला करके मुझे ये बनाकर दे दो, ठीक है, कोई हार बनाकर दे दो मान लो, ठीक है, सपोज करो हार बनाकर दे दो, तो वो 10 ग्राम का ही आपको बनाकर देगा, उसका कम थोड़ी या ज़्यादा थोड़ी ना दे देगा। ये कहेगा यार पिघलाने में जो इसका वजन उड़ गया, हवा में उड़ गया, ऐसा ही कुछ नहीं होता है। वजन आयतन एक ही रहता है। तो कहने का मतलब ये इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा, तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, ये चीज़ लिख दो। देखो मैं डीपली समझाता हूँ, ऐसे नहीं कि भैया गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन होगा और हो गया, ठीक है। गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, आयतन का मतलब वजन है, यानी कि दोनों का वजन जो है बराबर होगा। अब देखो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई, इसकी मैंने कैपिटल आर मानी, और एच पाई आर स्क्वायर एच, और पाई से पाई हमारा कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4, ठीक है। 4 बचा, और क्या बच रहा भैया? आर क्यूब। तो गोले की त्रिज्या कितनी है? 10.5 है, तो 10.5 गुणा ऐसे करके 3 बार लिख दो, क्योंकि घात 3 है, तो इस तरीके से लिख दो यहाँ पर। और क्या हमारे पास? आर स्क्वायर, तो आर हमारी कितनी है? शंकु की 3.5 है, तो 3.5 गुणा 3.5 गुणा एच कितनी है? 3 है, ठीक है। पॉइंट काटेंगे 10 बढ़ेगा, पॉइंट काट दो 10 बढ़ेगा, पॉइंट काटेंगे 10 बढ़ेगा, पॉइंट काटेंगे 10 और पॉइंट काटेंगे 10, ये 2 10 से 2 10 कट जाएंगे, और भी कटेगा बहुत कुछ, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ना बेटा, सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, हमें देख लेता हूँ यहाँ पर कितना आंसर आएगा इसका। हाँ, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 126। तो कितने आएंगे? शंकु की संख्या जो आएगी वो 126 आएगा। थोड़ा यहाँ पर ध्यान से दो, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है मुझसे। देखो यहाँ पर शंकु का आयतन, इसमें मुझे n से गुणा करानी पड़ेगी। n क्या है? हमारे पास शंकुओं की संख्या है, हमको बतानी कितने शंकु बन सकते हैं, तो हमने क्या किया? n से गुणा करा दी। शंकु में ही गुणा करानी है, क्योंकि शंकुओं की संख्या निकालनी है आपको, ठीक है। तो शंकु में मैंने n से गुणा करा दी। n क्या है? n है शंकुओं की संख्या, ठीक है। तो हमारे पास शंकु की संख्या आ गई, तो n बराबर हमारे पास आ जाएगा 126। तो कहने का मतलब ये है कि इसको पिघला करके, इस गोले को पिघला करके 126 शंकु बनाए जा सकते हैं, ठीक है। समझ गए? बहुत ही आसान था। चलो यहाँ पर अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि समीकरण हल कीजिए। ये हमको समीकरण दी गई है, इसको हल करना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका तीसरा क्वेश्चन है, 6 नंबर में क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हल करना है हमारे पास। देखो क्या है? 1/x + 4, ठीक है, माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30। इसको हल करके हमको क्या करना है? x का मान पता करना है। हल करने का मतलब x का मान निकालना है। तो हल कर लो, इसको भैया इससे गुणा करा दो तो x - 7, माइनस इसकी उधर करा दोगे गुणा तो x + 4। अब देखो यहाँ पर इसको भी ब्रैकेट में लिख लो, इसकी इधर करा दो, देखो x की x से हो जाएगी तो x² हो जाएगा, x की 7 से होगी तो 7x आएगा। अब 4 की x से कराओगे तो 4x आएगा, प्लस माइनस माइनस 4 से 28 बराबर हमारे पास 11/3। खांसी बहुत ज़्यादा मुझे आ रही है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है यार, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पर माइनस अंदर गुणा करा देगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो माइनस की प्लस से होगी तो माइनस हो गया यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अब देखो 7 में से 4 3 7 3 बचेगा ना, क्योंकि माइनस प्लस है तो घट जाएगा, 7 से 4 गया 3 बचा, और ये माइनस का 28 है, और बराबर हमारे पास 11/30 है। ये चीज़ जो है प्लस माइनस है तो कट जाएगी, 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और हमारे पास देखो x² माइनस का 3x, ये x है, ठीक है, और ये माइनस का 28 बराबर 11/30 है। अब देखो 11 कम 11 11 कम 11 ऐसे काट सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं आंसर यहाँ से निकाल देता हूँ, इसकी इधर गुणा करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² - 3x - 28 बराबर, इसकी इधर करा देंगे तो माइनस का
30 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 माइनस का 30 इधर प्लस का हो जाएगा, जब आएगा बराबर के इधर 75 में चिन्ह बदलते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, 30 से 28 गया 2 बचा। ठीक है, अब आपको ऐसी तो संख्या सोचनी जिनकी गुणा कराएं 2 आए, जिन्हें जोड़े घटाएं तो 3 आए। आपकी संख्या हो जाएंगे 2 और 1, 2 की जब 1 से गुणा कराएंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। तो संख्या यहाँ पर लिख दो कि भैया माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस का 1x आ जाएगा और ये प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से आप जो है x कामन लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ से आप जो है माइनस का 1 कामन लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य हमारे पास देखो ये कॉमन वाले को एक साथ लिख लो और ये 2 बार है इसको एक बार लिख लो बराबर 0। तो एक एक को 0 के बराबर डाल दो तो हमारे पास 2 मान आएंगे इसके, एक तो x बराबर 1 आएगा और जब इसको 0 के बराबर डालोगे तब हमारे पास x बराबर 2 आ जाएगा। तो हमारे 2 मान आए, एक तो x बराबर 1 और x बराबर 2। समझ गए क्वेश्चन? बहुत ही आसान था, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, चलो यहाँ पर तो 6 नंबर आपको जो है मिल गए हैं। अगला क्वेश्चन अथवा वाला है, कह रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 3 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिया गया और 2024 में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि n पदों का सम 5n² प्लस 3n है तो 20वां पद क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मेरी आंखों के सामने आ रहा है कि यार क्वेश्चन 2024 में आ जाएगा और आ ही जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, दिया गया है n पदों का सम, n पदों का सम। देखो सम का मतलब होता है योग। ठीक है, तो मैं योग दिया गया है यहाँ पर 5n² प्लस 3n। ठीक है, तो हमें 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद बराबर क्या होगा, ये चीज़ हमको बतानी है। बहुत ही आसान है। देखो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर योग है, योग को हम क्या कहते हैं, एसन कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य एसन हमको दिया गया 5n² प्लस 3n। ठीक है, इसे समीकरण पहली मान लो। अब आप यहां पर देखिए, अब आप यहां पर देखो क्या करेंगे। सबसे पहले आप n की जगह पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो हमारी एक योगात्मक श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, एक योग श्रेणी बन जाएगी। तो क्या करिए, सबसे पहले n बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर किस में भैया, रखने पर समीकरण पहली वाली में देखो s n की जगह पर 1 और ये 5 n की जगह पर 1 और ये 3 n की जगह पर 1, तो हमारे पास s1 आ जाएगा। देखो 5 कम 5 3 8। ठीक है, तो s1 हमारा ये आ गया। अब n बराबर 2 रख कर देखो, 2 रखने पर ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, जिससे कि समीकरण बन जाए, सॉरी श्रेणी बन जाए हमारी, क्या बन जाए, श्रेणी बन जाए। तो देखो यहाँ पर इसमें अब की बार क्या रखना है, मुझे 2 रखना है। तो s2 बराबर 5 n की जगह पर 2 रख दो और ये 3 n की जगह पर 2। तो s2 बराबर 2 दूना 4 पंचे 20 हो जाएगा और 3 दूना 6। तो कहने का मतलब s2 बराबर आ जाएगा 26। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 2 रखने पर मुझे मिला। अब हम क्या करेंगे, n बराबर 3 रखने पर देखेंगे, 3 रखने पर इसमें 5n। ठीक है, तो s3 बराबर 5n की जगह पर 3 रखना है और 3 गुणा 3, तो s3 बराबर 3 तिया 9 और 9 पचे 45 और ये 3 तिया 9, तो 9 5 14। ठीक है, 4 और 1 5 54। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये मिला है। आप 4 भी रख कर देख सकते हैं, 5 ज़्यादा बड़े नहीं करेंगे, बस इतना 3 ही तक ही रखेंगे, काम चल जाएगा हमारा, हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अतः हमारे पास क्या बना, देखो s1 कामा s2 कामा s3, मतलब इस तरीके से जो है हमारे पास मिलेगा। देखो s1 कितना आया था 8। ठीक है, s2 हमारे पास आया 26, s3 हमारे पास आया 54। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे पास एक श्रेणी बनी है, योगांतमक श्रेणी है, याद रखेगा, ये एक समांतर श्रेणी नहीं है।
ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी हमको एपी बनानी पड़ेगी। तो एपी बनाने के लिए हमें A1 A2 A3 ये चाहिए होगा ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम A1 प्राप्त करते हैं। तो A1 कैसे मिलेगा, A1 जो होता है वो S1 के बराबर होता है। तो A1 बराबर S1, यानी कि A1 बराबर देखो S1 हमारा 8 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए होगा, A2। तो A2 याद रखेगा दूसरे वाले पद से पहले वाले को घटाने पर मिलता है, यानी कि S2 से S1 को घटाएंगे तो A2 यानी कि दूसरा पद मिल जाएगा समांतर श्रेणी का। तो S2 हमारे पास कितना है, 26 है, S1 हमारा 8 है। तो कहने का तात्पर्य A2 जो मिलेगा मुझे, तो वो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा ना। ठीक है, अब यहां से देखिए A3 निकाल लीजिए। A3 कैसे निकलेगा, S3 से S2 को घटाकर। ठीक है, तो यहां से देखो S3 हमारे पास 54 है और ये 26 है। ठीक है, तो A3 बराबर हमें कितना मिलेगा, देखो 14 में से जो यहाँ से दाएं लेंगे 14 में से 6 गए, कितने बचे, 8 बचेंगे ना। 4 में से 2 गया 2, 28। ठीक है, ये हमारे पास जो है बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अतः AP अब हमारे पास बन गई। देखो AP क्या बन गई हमारे पास, पहला भैया A1 आया 8, A2 आया 18, A3 आया 28। आपने अगर पढ़ी होगी बढ़िया तरीके से समांतर श्रेणी तो उसमें पढ़ा होगा जो AP होती है, जो AP का मूल रूप होता है वो होता है A1, A2, A3, मतलब इस तरीके से चलती है, बराबर AN अंतिम पद तक जाती है। तो इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से हमको 20वां पद मिल गया। देखो 20वां पद निकालना है ना, तो बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले A यहाँ से पता कर लो, A 8 है, D सार्वधांतर निकाल लो, 18 से 8 को घटा करके, तो सार्वधांतर हमारा 10 आ जाएगा। A हमारा जो प्रथम पद है ये है और 20वां पद निकालना है। तो देखो यहाँ पर मैं बता दूंगा, देखो यहाँ पर, चलो मैं इसको यहाँ पर पेज बाकी है तो इसमें बता देता हूँ। तो क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद क्या होता है, A + 19D, एक कम लेना है आपको। अगर 18वां पूछता तो A + 18D, 25वां पद पूछता तो A + 24D। A कितना है हमारे पास, A हमारे पास देखो यहाँ पर 8 है और 19D कितना है हमारे पास, 10 है। तो 8 + 19 दशामन, ये 19 की 10 से करा दें तो यहाँ पर तो आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर 20वां पद आ गया 198। क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही आसान था, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, चलो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। चौथा हो गया है ना इसका। अब यहाँ पर देखो अथवा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n तथा nवां पद 1/m है तो सिद्ध कीजिए कि mn पदों का योग 1/2 mn + 1 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे देखकर आपके जो है होश उड़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन करा नहीं होगा आपने कभी भी क्वेश्चन अपना, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं किया होगा आपने टीचर से, आपके जो है टीचर ने भी ये क्वेश्चन नहीं कराया होगा। ये मैं जो है दावे के साथ कह सकता हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर एक समांतर श्रेणी का mवां पद हमको दिया गया है। तो देखो यहाँ पर दिया है, बोला गया है कि mवां पद कितना है हमारे पास, 1/n है। ठीक है, तथा nवां पद बराबर 1/m है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, कि हमें क्या सिद्ध करना है, mn पदों का योग SN बराबर क्या होगा, 1/2 mn + 1 होगा। ये हमें जो है सिद्ध करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ध्यान से देख लीजिए। हमें mवां पद 1/n दिया गया है, nवां पद 1/m है, तो हमें सिद्ध करना है कि mn पदों का योग इतना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। आप चलो क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है mवां पद बराबर 1/n। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, आप जानते हैं an बराबर A + n - 1 × d होता है। an देखो बराबर है ना, तो बराबर के इधर हमारा जो है an दिया गया है और ये तो हमें पता नहीं है ना। तो n देखो n है m, क्योंकि mवां, तो n क्या होता है वां पद, तो कितना है mवां है, तो n की जगह पर m है। ठीक है, -1 × d, ये पहली समीकरण मान लो यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, आगे भी हमको कुछ दिया गया है। आगे दिया गया nवां पद 1/m है, तो यहाँ पर लिख दो nवां पद बराबर 1/m। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारा आ जाएगा, वही फार्मूला फिर से लगा दीजिए, an बराबर A + n - 1 × d, और an कितना है आपकी बार 1/m है, और A + nवां पद n ही है, और ये d, ये समीकरण सेकंड। अब क्या करना है हमें, ये अगर निकालना है तो मुझे A यानी
प्रथम पद और डी यानी सार्वंतर पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इन्हीं समीकरण से मुझे ए और डी पता करना है। तो यहाँ पर समीकरण पहली से दूसरी को घटा दो, ठीक है, तब जाकर के मिल जाएगा, मतलब विलोपन विधि के हिसाब से कर लो यहाँ पर, ठीक है। पहली से सेकंड को घटाओ, देखो पहली में लेफ्ट साइड हमारा 1/n है और इधर हमारा 1/m है। इधर देखो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी माइनस ये हो जाएगा a, यहाँ से इसको ऐसे लिख लो ब्रैकेट में क्योंकि अंदर गुणा करा देगा ना ये वाला, तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम ध्यान से देखिए क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर m की n से गुणा कराएंगे तो m आएगा, n की 1 से हो जाएगी n, आमने सामने कराएंगे तो mn आएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा देखो a प्लस m की अंदर d से गुणा करा तो md, d की 1 से तो d। अब सेम यहाँ पर कर दो a प्लस m यानी कि d से nd और d की 1 से तो d, ठीक है। तो m माइनस n बटा m n बराबर a प्लस m d माइनस d, माइनस माइनस अंदर गुणा करा देगा तो प्लस का a है माइनस का हो जाएगा, प्लस का nd है माइनस का nd, माइनस का d है तो प्लस का d, ये कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो m माइनस n अपॉन m n बराबर, यहाँ से देखो ये चीज़ बची है ना हमारे पास, तो एक बार इन्हें इकट्ठा करके लिख लो बिल्कुल इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर m i माइनस का n अपॉन m n बराबर, यहाँ से हमारा d d कॉमन में है तो d d कॉमन ले लो, m माइनस n, ये चीज़ कट जाएगी। तो यहाँ से आपने देखा कि जो d बराबर आया है, इसलिए देखो d बराबर जो आया हमारे पास, देखो कुछ नहीं तो ऊपर 1 होगा ना, तो 1 अपॉन mn आ गया। तो जो d आया है, जो सार्वंतर आया वो आया है 1/mn, 1/mn, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा जो इसका d निकल गया। अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी देखो पिक्चर बाकी है पूरी। देखो d बराबर हमारा 1/mn आ गया। अब इस d का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख करके a का मान निकाल लो। तो यहाँ पर लिख लो कि d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर 6 नंबर भैया ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएंगे ये लोग, फिर उसके बाद देंगे फर्स्ट में रखने पर। देखो समीकरण फर्स्ट में रख सकते हो, आप सेकंड में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1/n है, यहाँ पर मैं थोड़ा देखो 1/n है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी कितना आया था, अभी आपको याद होगा शायद 1/mn आया था पीछे, वैसे दिखा देता हूँ, आपकी याददाश्त कमज़ोर है शायद, ये d बराबर ये है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर a इसकी अंदर गुणा करा देंगे तो m की गुणा हो जाएगी 1/mn, ठीक है। और ये अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये m से m कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा 1/n बराबर, यहाँ पर देखो a प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो देखो 1/n बचा ना, 1/n माइनस का 1/mn। अब देखो यहाँ पर ये जो है प्लस माइनस होकर के कट जाएगा, तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/mn, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। देखो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाला प्लस का 1/n है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो कट जाएगा, और ये माइनस का आप उधर भेजेंगे तो इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो a और d बिल्कुल सेम आया है, a भी आया, देखो d आया था 1/mn और a भी हमारा यही आया है, बस। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है mn पदों का योग, ये सिद्ध करना है तो हो जाएगा। देखो अब क्या करना है हमें, mn पदों का योग, तो देखो इसलिए mn पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो यहाँ से n क्या है, mn पद है भैया, पद बता दे mn है, तो d कितना है, mn है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर n जो है वो mn है, बट ठीक है। और ये हमारे पास देखो 2a कितना है, 1/mn है प्लस n कितना है, n कितना है, देखो यहाँ पर n mn हो, क्योंकि पदों की देखो n क्या होता है, n होता है पदों की संख्या, और पदों की संख्या mn बताया गया है, तो यहाँ पर mn रखना है आपको, ठीक है। जहाँ n है वहाँ पर mn रखो। और d कितना है, जल्दबाजी में गलती हो रही है, और d कितना है, 1/mn है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा रेड दिखा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा चमके, जिससे कि 2 की 1 से गुणा हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2mn, ठीक है। और प्लस एक mn के अंदर गुणा करा देंगे तो mn गुणा 1/mn माइनस की 1 की इधर करा देंगे तो 1/mn आ जाएगा, ठीक है। mn से mn कट जाएगा, तो देखो यहाँ पर mn/2, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2/mn, जो कोई माइनस का है इसको ऐसे करके इधर के लिए जो है पास लिख लो। यहाँ पर देखो कुछ नहीं तो कट गया तो 1 बचा ना हमारे पास, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा mn/2, नीचे एक जैसा है तो एक बार लिख लो, ऊपर देखो यहाँ से ध्यान से देखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है mn हमारा नीचे है और 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, और प्लस 1,
ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें तो mn/2 और देखो यहाँ पर इसके बटे कुछ नहीं तो 1, mn की 1 से गुणा हो जाएगी तो mn आ जाएगा, 1 की 1 से होगी तो 1 आएगा, और नीचे आप देखें mn की 1 से करा देंगे तो mn आ जाएगा। अब ये चीज़ जो है कट जाएगी तो 1 यहाँ पर रह जाएगा, तो हमारे पास जो mn आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/2, ये कट गया ना पूरा, तो 1/2 और यहाँ पर क्या बचा mn+1, यही हमको प्रूव करना, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस, ठीक है। इस तरीके से जो ये प्रूव हो गया, ठीक है। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी ना, ये वाली देख लीजिए 1/2 mn+1 एंड हमारी जो है इस तरीके से देख लीजिए आ गया है, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से हो गया। चलो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही फंटेस्टिक क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन 6 नंबर में है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² - 4ax प्लस ब्रैकेट में a² - b² बराबर 0 को हल कीजिए। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। 5वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चा कर लेगा और 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखो 4x² है -4ax और प्लस अंडर ब्रैकेट में a² - b² बराबर 0 को क्या करना है, हल करना है। हल करके मुझे कहने का मतलब x बराबर हमको निकालना है, ठीक है। चलो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारे द्विघात समीकरण है, क्या है ये द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण है तो क्या कर सकते हैं हम धराचार भैया लगा सकते हैं अपने धराचार महाराज को। तो धराचार महाराज क्या कहते हैं भैया, धराचार जो फार्मूला होता है वो क्या कहता है, x बराबर होता है -b ± √b² - 4ac/2a। a b c की जरूरत पड़ेगी तो ये पहला वाला a, ये b और ये c। देखो x बराबर आ जाएगा, देखो माइनस है तो माइनस, b कितना है हमारे पास -4a है प्लस माइनस √b², b कितना है हमारे पास -4a है और प्लस a कितना है हमारे पास 4 है, और c हमारे पास देख लीजिए a² - b² है बटा में 2a हमारे पास 4 है, ठीक है। अब हमारे पास देखो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा 4a प्लस माइनस, यहाँ से देखो 4 चौके 16 a² और यहाँ पर देखो 4 चौकू 16 गुणा में ब्रैकेट में हमारे पास क्या है a² - b² है, 2 चौकू 8, तो x² बराबर देखो 4a प्लस माइनस, अब यहाँ से देखिए 16a² प्लस है, अब 16 अंदर गुणा करेगा तो क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी लगता है मुझसे कहीं पर मिस्टेक हो गई फिर से, हाँ यहाँ से शायद मुझसे मिस्टेक हो गई। 4a सही है ना, बिल्कुल सब कुछ सही है, फिट है बिल्कुल, दिक्कत समस्या प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए मुझसे मिस्टेक यहाँ पर हो रही है, देखिए यहाँ पर क्या है माइनस का है, तो मैंने जो है यहाँ पर माइनस का नहीं लगाया, गलती से जो है आँख में मैंने सोचा यहाँ पर माइनस लगा है, वो यहाँ पर नहीं लगा था। एक्चुअली ये रियलिटी होती है ना, कभी कभार ऐसा लगता है कि मैंने लिख दिया है और वो लिखा कुछ और होता है। अब देखो यहाँ पर 16 की अंदर गुणा हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 16a² आ जाएगा और माइनस की माइनस हो जाएगा प्लस 16b², ठीक है। और नीचे हमारा क्या है 8 है, तो x बराबर देखो 4a प्लस माइनस, और ये चीज़ जो है कट जाएगी, बिल्कुल प्लस माइनस है तो हमारे पास यही बच रहा है, और नीचे 8 है, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे अगर आप तो 4a प्लस माइनस, देखो यहाँ पर √16 का वर्गमूल 4 आएगा, 4 चौको 16 और स्क्वायर से रूट करेगा तो b बचेगा, और नीचे हमारा 8 है। तो एक बार देखो यहाँ से आप जो है 4 कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास बचेगा a प्लस माइनस b/8, तो 4 दूना का 8, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्लस में भी है माइनस में भी, तो एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो यहाँ पर देखो प्लस लेने पर, तो प्लस लेंगे तो हमारे पास a प्लस, देखो माइनस नहीं लेना क्या प्लस लेना है यहाँ पर, तो ये आएगा हमारा एक आंसर, ठीक है। और एक बार देखो माइनस लेने पर, देखो माइनस लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से प्लस नहीं लेना है माइनस लेना है, तो इस तरीके से हमारा 2 आंसर आएंगे a + b/2 a - b/2। समझ में आ गया क्वेश्चन, देख लीजिए इस तरीके से करना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और जो है आप इसे कर लेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, अथवा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक भिन्न का हर अंश के दुगने से एक अधिक है तथा भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए।
अच्छा, हमको क्या करना है, भिन्न निकालना है। अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, हमको भिन्न निकालना है। तो मैं मान लेता हूं कि भिन्न जो है कि माना वह है भिन्न, मान लेता हूं कि वह भिन्न जो है वो x बटा बाई है, जहां x क्या होगा, हमारा अंश होगा, ठीक है, अंश होगा, तथा जो बाई है वो हर है, हर है। आप समझ सकते हैं ना, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर, तो अंश हमारा x है और बाई हमारा हर है, ठीक है। तो पहली शर्त से देखिए यहाँ पर, प्रथम शर्तानुसार, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, वहां पर देखिए ध्यान से। पहली शर्त में कहा गया है कि हर अंश के दुगने से एक अधिक है। हर जो है, हर, ये हर जो है, ये देखो, अंश दुगने से एक अधिक है, हर जो है दुगने से एक अधिक है। क्या बोल रहा है भैया, हर अंश के दुगने से एक अधिक है, हर जो है ये दुगने से एक अधिक है, किसका, अंश का। तो अंश का दुगना करो फिर एक करो, तब जाकर ये मिलेगा। तो देखो अंश का, अंश x है ना, तो x का दुगना यानी अंश का दुगना प्लस एक अधिक, तो ये हमारे पास पहली समीकरण बन जाएगी। समझ गए क्वेश्चन। अब द्वितीय शर्त देखो, यहाँ पर द्वितीय शर्त को समझ लीजिए। द्वितीय शर्तानुसार अगर इस वाली शर्त को समझ गए तो काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें बताया गया है तथा भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग। भिन्न, भिन्न हमारे पास ये थी x बटा बाई, द्वितीय शर्त में बोला गया है भिन्न और इस भिन्न का व्युत्क्रम, इस भिन्न का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो इसको उल्टा करो। देखो नीचे बाई है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर x है तो नीचे आ जाएगा। तो देखो भिन्न और इसका व्युत्क्रम प्लस उनका योगफल कितना है हमारे पास, 2 सही 16 बटा 21 है। समझ गए कंडीशन, हो गया सब कुछ। आप देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, इसको समझ गया तो हो गया। यहाँ पर देखो x की x से गुणा कराओगे तो x स्क्वायर आएगा, और बाई की बाई से करा देंगे तो बाई स्क्वायर आ जाएगा, और x की बाई से कराएंगे तो x बाई आएगा। और देखो यहाँ पर 21 की, यहाँ पर देखो इसको सोल्व करना तो आता ही होगा, पहले इसकी गुणा कराते हैं फिर जोड़ देते हैं ऊपर वाला। तो 21 की 2 से गुणा करा देंगे, 21 दूना 42 और ये प्लस 16 बटा में 21। तो यहाँ से हमारा बाई, बाई की जगह पर क्या आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे हमारा देखो x है और बाई, बाई की जगह पर हमको वही लिखना है 2x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो 6 7 8 4 और 1 5 बटा 21, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो इसे, तो ए स्क्वायर, ए की जगह पर 2x है तो इसका स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 2ab, ए हमारे पास 2x है, बी हमारे पास 1 है, बटा में इसकी देखो 2x की x से कराएंगे 2x स्क्वायर आएगा, x की 1 से होगी तो x आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 58 बटा 21, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देखो 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 दूना 4 एक्स कम एक्स, ठीक है। और ये हमारे पास नीचे क्या है 2x स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 58 बटा 21, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 5x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1, ऊपर देखो यहाँ पर, अब नीचे देखो 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 58 बटा 21। इसकी इधर करा दो, इसकी इधर गुणा करा दो, ऐसे 21 की 5 से होगी तो 5 का 5 5 दूना 10 एक्स स्क्वायर, 21 की 4 से कराएंगे तो 4 कम 4 4 दूना 8 84, 21 की 1 से होगी तो 21 आएगा। अब 58 की करा दो इधर, 58 की 2 से होगी तो 2 8 16, 2 पंचे 10 और 11, ठीक है, एक्स स्क्वायर और प्लस 58x, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ पर 105 एक्स स्क्वायर प्लस का 84x प्लस का 21 बराबर हटा देंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि बराबर हटाने पर चिन्ह बदलते हैं। अब देखो 105 एक्स स्क्वायर से 116 एक्स स्क्वायर चला गया तो कितना बचा, देखो यहाँ पर घटा दो, 16 6 से 5 गया 1 में से गया 0 का 1 11 बचेंगे ना, 11 एक्स स्क्वायर। और यहाँ से हमारा क्या बचेगा, माइनस का बचेगा ना, तो माइनस का ज़्यादा क्योंकि माइनस का तो इसलिए बचेगा। और 84 प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस का बचेगा, प्लस का ज़्यादा है तो 84 में से 58 घटाएंगे हम, तो यहाँ से डालेंगे 14, 14 में से 8 जाएंगे तो 8 9 10 6, ठीक है। और यहाँ पर 7, 7 में से 5 गया 2, ठीक है, एक्स और प्लस का 21 बराबर 0। अब यहाँ पर हमारा माइनस इसमें से कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 26x, ठीक है, और ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है कुछ इस टाइप से। देखिए यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या आ गई, एक यहाँ पर देखो 11x स्क्वायर माइनस का 26x
माइनस का 21 बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास जो है आ गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप इसको जो है धराचार विधि से कर लीजिएगा, क्योंकि गुणनखंड करने बैठोगे तो आपको संख्या सोच नहीं पाओगे। तो क्या करना है आपको, क्या करना है, गुणनखंड करना है। सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, धराचार लगाना है। क्या करना है आपको, धराचार लगाना है। तो धराचार क्या कहता है, धराचार x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर देखो माइनस है, b कितना है हमारे पास, माइनस का 26 है, प्लस माइनस अंडर रूट में b हमारे पास माइनस का 26 है। ठीक है, 4a कितना है, 11 है, c हमारे पास माइनस का 21 है, और बटा में 2a 11 है। तो x बराबर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 26 प्लस माइनस 26 का देखो 26 गुणा 26 करोगे ना तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 6 छंग 36, 6 दूना 12, 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 दूना 12, 13 14 15 हो जाएगा, और 2 छंग 12, 2 दूना 4 1 5, 6 5 6 7 676 माइनस माइनस प्लस, 11 चौक 44 और 21 की 44 से गुणा करा देंगे तो 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 कम 4, 4 दूना 8, तो 4 8 हजार 12 8 924। ठीक है, नीचे हमारे पास 11 दूना 22। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा देखो 26 प्लस माइनस, इन्हें जोड़ देंगे तो 6 4 10, 7 8 9 1 10, 9 10 16 17 1700 ना, यही आएगा ना, 6 4 10 हो जाएंगे, 7 8 9 1 10, 9 6 15, 9 6 15 1600 आएंगे। सॉरी गाइस यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो रही थी, 1600 आएंगे। नीचे हमारे पास आ जाएगा 22। अब 1600 का जो है वर्गमूल निकालना पड़ेगा आगे चल के हमें, तो इसको अभी निकाल लो। यहाँ पर 2 8 16, 2 चौको 8, और यहाँ पर आप जो है करेंगे 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 पंचे यहाँ पर 55 25 और 5 एक कम 5, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 15 40, 40 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 26 प्लस माइनस, इसका वर्गमूल कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, नीचे हमारे पास कितना है 22 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, अब यहाँ पर एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो लिख लो प्लस लेने पर, प्लस लेने पर। देखो यहाँ पर प्लस लेंगे तो क्या आएगा, देखो x बराबर देखो 26, यहाँ पर माइनस ले लेना है, प्लस लेना है, और यहाँ पर 40 बटा 22। तो हमारे पास देखो यहाँ पर 26 में 40 6 4 5 6 66 बटा 22, तो 22 तियाँ 66। तो कहने का मतलब हमारे पास जो x आ रहा है वो आ रहा है 3। ठीक है, x कितना आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है, माइनस ले लो, तो माइनस लेने पर, अब माइनस लेंगे तो संख्या माइनस में आएगी, तो माइनस लेने से कोई अंतर नहीं है, आप जो है x बराबर प्लस ले लीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान हमारा कितना मिल गया, 3 मिल गया। x बराबर कितना आएगा बेटा, 3 आ गया। चलो x का मान 3 मिल गया, तो यानी कि अंश जो है वो कितना है, 3 है, और हर तो हमें पता ही नहीं है अभी, तो हर भी तो पता करना पड़ेगा। देखो अंश हमको मिल गया है, अंश जो है 3 है, तो y का यहाँ पर रख दो। देखो x बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, x बराबर 3, तो इस x का मान इस समीकरण फर्स्ट में रख दो। तो यहाँ पर लिख दो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या थी, y बराबर 2x प्लस 1, यही थी ना, y बराबर 2x प्लस 1, y बराबर 2x प्लस 1, बस यहाँ पर हो गया। देखो y बराबर 2, x कितना है 3 है प्लस 1, तो y बराबर देखो 2 3 6 प्लस 1, यानी कि y बराबर आ जाएगा 7। अतः वह भिन्न, हमने भिन्न को क्या माना था, x बटा y माना था ना, तो x देखो x कितना आ रहा था, 3 आ रहा, तो y हमारे पास 7 आ गया, तो 3 बटा 7 आएगा भिन्न। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो भिन्न आएगा वो आएगा 3 बटा 7। इस तरीके से जो है हमने आपको जो है जो हमारा जो सेट था 2020 का सेट 7NV था वो आपको समझा दिया पूरी तरीके से, और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने जो है इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के पास जरूर से शेयर कीजिएगा। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, और जो है वीडियो को लाइक जरूर